नमस्कार साथियों, केडी की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम बात कर रहे थे हिंदी साहित्य की बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर की, तो इसमें हमने सबसे सर्वप्रथम व्याख्या के बारे में चर्चा की थी। तो व्याख्या के बारे में जो हम इसमें चर्चा कर रहे थे वो अपने क्या हो गई थी, कंप्लीट हो गई थी। तो व्याख्या के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको 5 पॉइंटों में मैंने व्याख्या करना सिखाया था। तो उस 5 पॉइंटों को आपको क्या करना है, ऐसे कैसे याद करना है और ऐसे कैसे आपको जैसे जैसे मैंने समझाया था उसी के अकॉर्डिंग चलते हुए आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। फिर व्याख्या कंप्लीट होने के बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक जो आया था वो आया था आपके एकांकी। कौन सा आया था? एकांकी। अब बात होती है आपके एकांकी की, तो एकांकी में हमने सर्वप्रथम एकांकी की परिभाषा देखी, एकांकी का नाटक से क्या देखा, संबंध देखा कि एकांकी की नाटक से क्या क्या समानताएं हैं और एकांकी और नाटक में क्या अंतर है। ये सब हमने किसके अंतर्गत देखा? एकांकी के अंतर्गत। तो एकांकी के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम उसकी परिभाषा देखी। उसके बाद में हमने देखा कि एकांकी से नाटक का क्या संबंध है, नाटक और एकांकी में क्या क्या तो समानताएं हैं और दोनों में क्या क्या असमानता है, यानी दोनों में क्या क्या अंतर है, वो सब कुछ हमने किसके अंतर्गत देखा? एकांकी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जब हम आगे चलते हैं एकांकी में, तो फिर एकांकी की हमने किसकी चर्चा की थी? तत्वों की। एकांकी में इसके बाद हमने किसकी चर्चा की थी? तत्वों की थी। तो जो इसके एकांकी के 8 तत्व थे, कितने तत्व थे एकांकी के? 8। तो 8 तत्वों की हमने क्या की? विस्तार से चर्चा की। तो 8 जो भी तत्व थे आपके वो क्या होने चाहिए? आप सभी को एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। तो 8 पॉइंटों के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, कोई सी भी एकांकी है आपके सामने उसकी विस्तार से क्या करना, व्याख्या करनी है। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आता है कि एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। कैसे आएगा आपके एग्जाम में क्वेश्चन? एकांकी की तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। या आपके सिलेबस में जो 7 एकांकी है उनमें से किसी एक एकांकी का नाम देके पर्टिकुलर उसी एकांकी के अकॉर्डिंग आपको तत्वों के आधार पर समीक्षा से संबंधित क्वेश्चन भी आपके क्या हो सकता है, एग्जाम में आ सकता है। जैसे मान लो आपके एकांकी में कोई सी भी एक एकांकी आ गई, आप जो उत्सर्ग राम कुमार वर्मा की एकांकी है, तांबे के कीड़े, जो भी आपके एकांकी है, जैसे उत्सर्ग में से आपके आ गया क्वेश्चन कि उत्सर्ग एकांकी को समझाते हुए इसकी तत्वों के आधार पर समीक्षा कीजिए। तो फिर उत्सर्ग जो एकांकी है आपके सिलेबस में उसकी आपको तत्वों के अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ेगी? व्याख्या करनी पड़ेगी, यानी उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। तो एकांकी के तत्वों के बारे में बात होती है, तो कौन कौन से तत्व थे आपके एकांकी में? 1 नंबर पे तो आपको मैंने बताया था क्या? कथानक। क्या बताया था? कथानक। फिर आपका कथानक के बाद में पात्र हो गया, एक था आपके देश काल और एक था उसमें संकलन त्रय, एक था आपकी भाषा शैली। क्या था? भाषा शैली। एक आपके चरित्र प्रदान। तो जो भी आपके एकांकी के तत्व थे, देश काल हो गया, वातावरण हो गया, संकलन त्रय हो गया, कथानक हो गया, भाषा शैली हो गई, रंगमंचनीयता हो गई और इसके उद्देश्य। तो ये जो भी 7 या 8 प्रकार थे आपके एकांकी के, वो क्या क्या करने थे, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एकांकी की व्याख्या समीक्षा करनी थी। अब ये सब कुछ होने के बाद फिर आगे आपके आए थे एकांकी के प्रकार, यानी क्षेत्र विशेष के आधार पर एकांकी के कितने प्रकार है या कौन कौन से प्रकार के एकांकी होते हैं। तो उसमें हमने चर्चा की थी एकांकी के प्रकारों में। तो एकांकी कितने कौन कौन से प्रकार थे, तो उसमें हमने देखा था एक तो राजनीतिक हो गया, एक सामाजिक हो गया, एक आपके जैसे प्रभावात्मक एकांकी हो गया, ऐतिहासिक हो गया, सांस्कृतिक एकांकी हो गए, घटना प्रधान एकांकी हो गए, समस्या प्रधान एकांकी हो गए और चरित्र प्रधान एकांकी। यानी ये जो भी प्रकार थे किसके थे? एकांकी। यानी इन प्रकारों के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी थी, उसमें व्याख्या करनी थी एकांकी की। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एकांकी की उसकी क्षेत्र के विशेष या एकांकी के प्रकारों को क्या करो, आप समझाओ। तो प्रकार के आधार पर वो आपको वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है और उसको आपको समझाना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी सामाजिक प्रकार हो गया, सामाजिक एकांकी हो गया। तो सामाजिक एकांकी मतलब आपके जो समाज से संबंधित जो भी समस्या आएगी वो किस में आएगी? सामाजिक, यानी सामाजिक मुद्दों के बारे में उसमें वर्णन होगा। बात करें राजनीतिक एकांकी की, तो राजनीतिक एकांकी में जो भी आपके राजनीतिक समस्याएं आएंगी या जो भी राजनीतिक मुद्दे होंगे उनके अकॉर्डिंग वो एकांकी सारा चलेगा। तो उस एकांकी को क्या कहेंगे फिर हम? राजनीतिक एकांकी। अगर चरित्र प्रधान एकांकी की बात आएगी तो उसमें उसको किस पे फोकस जाएगा? सारा का सारा उस एकांकी का किस पे? चरित्र पे। यानी उस एकांकी के माध्यम से आपको चरित्र पे क्या जाएगा? पूरा का पूरा ध्यान खींचेगा। यानी चरित्र पे उसमें ज़्यादा
विशेषता रहेगी या चरित्र के बारे में ज़्यादा उसमें वर्णन रहेगा, यानी वो चरित्र प्रधान एकांकी कहलाए, यानी उसकी चरित्र की प्रधानता को ज़्यादा उसमें दर्शाया जाएगा। उसी प्रकार अगर समस्या प्रधान एकांकी हो गया तो उसमें एक पर्टिकुलर जो भी समस्या आएगी उस समस्या के अकॉर्डिंग सारा एकांकी चलेगा और उसी समस्या पे एकांकी का ज़्यादा क्या जाएगा, फोकस रहेगा, उस ज़्यादा एकांकी का ध्यान उसी समस्या के ऊपर रहेगा और शुरू से लेके अंत तक उसी समस्या के बारे में क्या होगी, उस एकांकी में चर्चा होगी। यानी सब समस्या का जो भी समस्या है एकांकी की उसकी शुरुआत होगी पहले, फिर धीरे धीरे एकांकी क्या बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे वो समस्या क्या होगी आपके सामने आती जाएगी, धीरे धीरे वो समस्या क्या होगी चरम सीमा पे पहुंच जाएगी, यानी पूरी एकांकी में उसी समस्या के इर्द गिर्द एकांकी चलेगा। इसलिए वो कौन सा एकांकी कहलाएगा, समस्या प्रधान एकांकी। अब बात करें हम आगे किसकी, एकांकी के उद्भव व विकास की, यानी एकांकी के बारे में जो भी सारी बातें थी उसका अध्ययन करने के बाद में आगे किसके बारे में अध्ययन करेंगे, आज उद्भव व विकास। अब बात करते हैं उद्भव व विकास की। तो एकांकी का उद्भव व विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस प्रकार हुआ, इन सब की चर्चा आज किस में करेंगे, उद्भव व विकास में। अब बात होती है उद्भव की, तो एकांकी का जो उद्भव हुआ, यानी उद्भव का मतलब उत्पन्न होना है, एकांकी की शुरुआत कहाँ से हुई। उद्भव के अकॉर्डिंग क्या देखना है अपने को कि जो एकांकी है वो हमारे सामने कब से आया या इसका विकास कब से हुआ या कब हमारे सामने एकांकी आया, कब से हमें एकांकी देखने को मिला। यानी जो हिंदी साहित्य है उसमें एकांकी की अवधारणा कब से हमारे सामने आई, यानी एकांकी हमको कब से देखने को मिलता है, यानी उसका उद्भव कब हुआ। फिर बात होती है विकास की, जिसकी होती है विकास की। तो उद्भव हुआ यानी एकांकी क्या होगा, उद्भव हो गया, यानी एकांकी यहाँ से हमको क्या मिल गया भाई, देखने को मिल गया। यानी जो कोई से भाई कहा लो या वहाँ से जैसे मान लो आपको एकांकी की विधा आपको देखने को मिलती है, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, उसका विकास होगा। अब धीरे धीरे कैसे विकास होगा, धीरे धीरे एकांकी क्या होगा, जैसे हमारा एकांकी का उद्भव हो गया, जैसे मान लो किसमें, भारतीय हिंदू युग में। अब भारतीय हिंदू युग में जैसे एकांकी रचे गए, फिर आगे आगे धीरे धीरे जैसे और एकांकी आपके सामने आते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे जैसे फर्स्ट बार कोई भी चीज़ आपके सामने आता है या फर्स्ट बार कोई भी चीज़ आपके सामने आती है, तो धीरे धीरे अगर मान लो और धीरे धीरे वो आती जाएगी, तो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, उसका विकास होता जाएगा, यानी उसमें और सुधार होता जाएगा और जो भी चीज़ है वो आपके सामने धीरे धीरे विकसित होते हुए आएगी। यानी जैसे मान लो आपके सामने कोई भी समस्या हो या धीरे अब उस समस्या आपके सामने प्रस्तुत कर दे, तो समस्या का क्या आप तुरंत समझ जाओगे कि समस्या कि आप क्या तुरंत प्रभावित हो जाओगे कि उस समस्या से, नहीं। यानी उस समस्या को आप धीरे धीरे पूरी पढ़ोगे, पूरी पढ़ने के बाद धीरे धीरे वो आपके ऊपर क्या छोड़ेगी, प्रभाव छोड़ेगी, और धीरे धीरे आपको उस चीज़ की समझ क्या होगी, विकसित होगी। यानी जैसे छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें क्या होती है, समझ होती है। पहले वो घुटनों के बल चलेगा, फिर खड़ा होगा, फिर बोलने लगेगा, फिर दौड़ने लगेगा, फिर और भी ज़्यादा बोलने लगेगा, फिर उसका और ज़्यादा विकास होगा, धीरे धीरे वो बड़ा होगा। जैसे शारीरिक विकास देख लो, मानसिक विकास देख लो, कोई सा भी विकास देख लो। तो कहने का मतलब क्या है कि विकास क्या होता है कि धीरे धीरे फिर आगे जो जो हम आगे चलते जाते हैं, विकास क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो एकांकी का उद्भव व विकास कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कौन से काल में हुआ, कौन कौन से एकांकी रचे गए, उन सब के बारे में क्या करेंगे, हम इसमें चर्चा करेंगे। अब बात होती है एकांकी के उद्भव की, तो एकांकी का उद्भव कहाँ से हो, भारतीय हिंदू युग। यानी जो एकांकी की अवधारणा वो हमें कहाँ से देखने को मिली, भारतीय हिंदू युग में। भारतीय हिंदू युग में हमें क्या देखने को मिली, एकांकी विधा की अवधारणा, यानी एकांकी जो हमारे सामने आते हैं वो कौन से युग से आते हैं, भारतीय हिंदू युग से। अब बात होती है भारतीय हिंदू युग की, तो भारतीय हिंदू युग में देश प्रेम, यानी जो भारतीय हिंदू युग था इसमें किसके ऊपर था ज़्यादा वर्णन, जो भी रचनाएं लिखी गई भारतीय हिंदू युग में वो किसके ऊपर लिखी गई, देश प्रेम के ऊपर। यानी जो हमारा राष्ट्र उस समय क्या था, गुलाम था, किसका गुलाम था, अंग्रेजों का। तो हमारा राष्ट्र क्या है, अंग्रेजों का गुलाम था। तो लोगों में राष्ट्रीय भावना यानी अपने देश प्रेम की भावना है, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए भारतीय हिंदू युग में राष्ट्रीयता से संबंधित या अपने देश प्रेम से संबंधित रचनाएं रची गई। उसी के अकॉर्डिंग एकांकी विधा की बात करें, क्योंकि जो अपना राष्ट्र की भावना उत्पन्न होती है वो चाहे कहानी से भी हो सकती है, एकांकी से भी हो सकती है, नाटक के माध्यम से भी आप क्या कर सकते हो, लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत कर सकते हो। तो जो भारतीय हिंदू युग था उसमें जो राष्ट्रीयता की भावना थी वो क्या थी, प्रबल थी, यानी प्रबल सीमा पे थी राष्ट्रीय की भावना। यानी राष्ट्रीय की भावना पे उसमें सबसे ज़्यादा क्या दिया गया था, जोर दिया गया था, राष्ट्रीय भावना
या देश प्रेम की भावना के ऊपर है। यानी जो भी रचनाएं लिखी गई वो किसके ऊपर लिखी, देश प्रेम के ऊपर। यानी लोगों में क्या किया गया, देश प्रेम के लिए लोगों को क्या किया गया, उत्तेजित किया गया। उनमें राष्ट्रीय भावना जागृत की गई अपने देश के प्रति। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या लिखी गई, सारी रचनाएं उसी के अकॉर्डिंग रची गई। तो देश प्रेम की जो भावना थी वो किस में थी, भारतेंदु युग में। यानी भारतेंदु युग में जो राष्ट्रीयता की भावना थी उसी के अकॉर्डिंग क्या रचे गए, एकांकी। बात होती है पारसी रंगमंच। जो पारसी रंगमंच था उसका प्रभाव क्या हुआ, इसमें ज़्यादा पड़ा। जो भारतेंदु युग था, जो उसके एकांकी रचे गए, भारतेंदु युग में जो एकांकी लिखे गए उनमें सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, पारसी रंगमंच का। यानी पारसी रंगमंच को लेकर क्या रचे गए, अपने एकांकी लिखे गए। यानी जो पारसी रंगमंच था उसकी जो विशेषताएं थी वो कहाँ देखने को मिली हमको, भारतेंदु युग के एकांकियों में। यानी जो भारतेंदु युग में एकांकी रचे गए, तो एकांकी जो भी रचते हैं उनका रंग, उनमें एक तत्व था आपके एकांकी में बताया था मैंने, रंगमंचनीयता। क्या बताया था, रंगमंचनीयता। यानी एकांकी हो या नाटक हो, इनमें रंगमंचनीयता क्या होती है, अनिवार्य तत्व होता है। यानी अगर कोई नाटक या कोई एकांकी होगा तो जो भी होगा उसको मंचन पर क्या होना चाहिए, वो मंचित होना चाहिए। यानी मंच पे आप उसको क्या कर सको, ऐसे कि ऐसे दर्शा सको। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको दृश्य लेने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग पात्र लेने पड़ेंगे, उसी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, निर्देशित करना पड़ेगा। यानी जो लेखक होता है वो तो अपनी कल्पना के अकॉर्डिंग कुछ भी जो भी है वो लिख देता है, लेकिन जो निर्देशन होता है, यानी जो निर्देशक करता है वो इस प्रकार से निर्देशित करेगा कि इन घटनाओं को हम क्या कर सके, मंच के ऊपर प्रदर्शित कर सके। तो वो उसी के अकॉर्डिंग फिर क्या, उसी का क्या करता है, निर्देशन करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग वो एकांकी क्या होता है, मंच पे उसकी क्या होती है, मंचित किया जाता है। तो मंचनीयता का गुण किस में होना चाहिए, एकांकी में होना चाहिए। तो एकांकी में मंचनीयता गुण होता है, इसी कारण इसमें कौन से रंगमंच का प्रयोग किया गया, पारसी रंगमंच को क्या किया गया, इसमें अपनाया गया। यानी ज़्यादातर जो एकांकी रचे गए भारतेंदु युग के, उसमें किसको अपनाया गया, पारसी रंगमंच को। यानी पारसी जो रंगमंच था उसका सर्वाधिक प्रभाव कौन सी एकांकी में या कौन से वर्ग में देखने को मिलता है हमें, भारतेंदु युग में। अब बात करते हैं आगे किसकी, द्विवेदी युग की। ये बात हो रही थी पहले किसकी, भारतेंदु युग की। यानी जो भारतेंदु युग था उसमें जो किस प्रकार के तो एकांकी लिखे गए या किसका प्रभाव पड़ा, एक बात और करते हैं इसमें, एक चर्चा और करते हैं। अब बात करते हैं इसमें एक कि जो भारतेंदु युग था उसमें जो देश प्रेम या राष्ट्रीय भावना से संबंधित रचनाएं, एकांकियाँ लिखी गई या पारसी रंगमंच का इनमें ज़्यादा प्रभाव पड़ा। अब एक बात और लेते हैं इसमें एकांकीकारों की, किसकी, एकांकीकारों की। तो भारतेंदु युग था, इसमें कौन कौन से एकांकीकार थे जिन्होंने एकांकियों की रचनाएं की। तो एकांकियों की रचनाएं की तो कौन कौन से एकांकीकार थे, तो एक बार नोट कर लो आप कौन कौन से थे। एक तो जाएगा इसमें आपके बालकृष्ण भट्ट, कौन सा हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। और एक हो जाएगा आपके प्रताप नारायण मिश्र, कौन सा हो जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट। तो ये चीज़ें क्या कर लो आप, नोट कर लो इसमें, जिसमें भारतेंदु युग में। तो भारतेंदु युग में क्या क्या नोट करना आपको, ऐसे कैसे नोट करते चलना, आप सारी चीज़ों को क्या करना, साथ के साथ नोट करते हुए चलना। तो भारतेंदु जो युग हो गया उसमें प्रथम क्या गया, एकांकी का उद्भव और विकास चला, तो उसमें एक नंबर पे क्या आएगा, भारतेंदु युग। अब भारतेंदु युग की बात करें तो भारतेंदु युग में देश प्रेम या राष्ट्रीयता की भावनाओं से संबंधित एकांकी लिखे रचे गए। और एक विशेषता है इसकी कि पारसी रंगमंच का क्या था, इसमें प्रभाव था। यानी पारसी रंगमंच का प्रभाव सर्वाधिक देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पारसी रंगमंच का सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ये नोट करना है इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, भारतेंदु युग। और इसमें जो प्रमुख, फिर आपको नीचे थर्ड नंबर पे क्या लिखना पड़ेगा, फिर इसमें प्रमुख एकांकीकार, तो उसमें लिखो आप बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये किस में लिखने हैं आपको, भारतेंदु युग में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया सबके, एकांकी के उद्भव और विकास में आपके भारतेंदु युग क्लियर हो गया ना सबके। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर, द्विवेदी युग। तो बात होती है भारतेंदु युग के बाद किसकी, द्विवेदी युग की। तो द्विवेदी युग की बात करें तो द्विवेदी युग में क्या आएगा आपके, सामाजिक, वो एक हो जाएगा राष्ट्रीय और एक हो जाएगा प्रभाव संपन्न। तो कहने का मतलब है कि जो द्विवेदी युग था, जो भारतेंदु युग के बाद में कौन सा युग है, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में जो एकांकी लिखे गए कौन कौन से लिखे गए, सामाजिक एकांकी,
राष्ट्रीय एकांकी और प्रभाव संपन्न एकांकी। बात करें हम सामाजिक एकांकियों की, तो सामाजिक एकांकियों की बात करें तो सामाजिक एकांकियों से मतलब है कि जो अपने समाज था, यानी जो उसमें समाज, यानी कहने का मतलब उस समय जो द्विवेदी युग था, उस समय भारतीय सामाजिक व्यवस्थाएं कैसी थी, भारतीय समाज कैसा था, कैसा लोगों का रहन सहन था, कैसा उनकी वेशभूषा थी, कैसे उनका बोलने का तरीका था, वो सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, समाज के अकॉर्डिंग। यानी उन्हें समाज में क्या क्या समस्याएं थी, कैसे अपने को रहना है, कैसा व्यवहार था, जाति प्रथा थी या नहीं थी, तो वो सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आएगा, सामाजिक एकांकी के अकॉर्डिंग। यानी जो समाज में जो भी कुरीतियाँ थी या जो भी विडंबनाएं थी, उन सभी का वर्णन किस में था, सामाजिक एकांकियों के अंतर्गत। यानी कि जो द्विवेदी युग था उसमें सामाजिक भावनाएं उत्पन्न करने के लिए या सामाजिक उत्थान के लिए सामाजिक एकांकी रचे गए। तो सामाजिक एकांकियों के माध्यम से छुआछूत जैसी समस्याएं और जो सामाजिक मुद्दे हैं या समाज में जो भी और कुरीतियाँ विद्यमान है, बाल विवाह है, जो भी हो, तो उन सबको क्या किया गया, इसके माध्यम से लोगों के सामने लाया गया। यानी लोगों में जागरूकता या सामाजिक जागरूकता लाने के लिए सामाजिक एकांकियों की रचना की गई। तो क्योंकि जो सामाजिक एकांकियों की रचना की गई तो किसके लिए की गई, समाज में क्या होनी चाहिए, सामाजिक जागरूकता होनी चाहिए, इसीलिए किस प्रकार के एकांकियों की रचना की गई, सामाजिक। यानी उस काल में सामाजिक एकांकियों पर ज़्यादा जोर दिया गया, जिससे कि हमारे समाज में लोगों को क्या हो, जागृति उत्पन्न हो, सभी को इस जो समाज में जो भी मुद्दे हैं या जो भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनकी सबको क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए और समझ होनी चाहिए, और धीरे धीरे उसमें समाज में क्या होना चाहिए, सुधार। यानी समाज में सुधार के लिए सामाजिक एकांकियों या सामाजिक रचनाओं की सामाजिक रचनाएं क्या की गई उस काल में, बहुतायत से, यानी बहुत प्रकार से या बहुत रूप से या प्रभावी रूप से की गई। बात होती है किसकी, राष्ट्रीय। जैसे हमने किस में पढ़ा था, भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में भी देश प्रेम और राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत रचनाओं की क्या की गई थी, एकांकियों की रचना की गई। या और जो भी रचनाएं आपके नाटक हो, कोई भी हो, तो वो किससे संबंधित है, देश प्रेम या राष्ट्रीय भावना से। अब बात होती है राष्ट्रीय। अब इसमें भी किसके अकॉर्डिंग रचनाएं लिखी गई, राष्ट्रीय भावनाओं से संबंधित। यानी जो अपना राष्ट्र है उसके प्रति लोगों की जो धारणाएं हैं उनको दिखाने के लिए जो भी एक रचनाएं या जो भी एकांकियाँ रची गई वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, राष्ट्रीय एकांकियों के अकॉर्डिंग। अब राष्ट्रीय जो भी भावना यानी राष्ट्र के प्रति आपको समर्पित होना है या राष्ट्र के प्रति जागरूकता लाने के लिए, यानी जो लोग थे उनमें या जनता में अपने देश या राष्ट्र के प्रति जागरूकता लाने के लिए जो भी रचनाएं लिखी गई या जो भी एकांकियाँ लिखी गई वो किस में लिखी गई, द्विवेदी युग में। यानी द्विवेदी युग में भी राष्ट्रीय भावनाओं से उत्प्रेरित रचनाएं की गई और लोगों को इनके माध्यम से जागरूक किया गया और उनमें राष्ट्रीय भावना पैदा की गई कि लोगों में राष्ट्रीय भावना क्या हो, उत्पन्न हो, लोग अपने राष्ट्र के हित के बारे में क्या करें, सोचे, उन्हें राष्ट्र हित मालूम होना चाहिए। तो लोगों को राष्ट्रीय हित के बारे में मालूम होगा तभी वो अपने राष्ट्र के बारे में क्या करेंगे, सोचेंगे। उनमें सामाजिक रूप से जो भी जब भेदभाव है वो क्या होना चाहिए, दूर होना चाहिए, उनके अंदर जागृति होनी चाहिए, वो मिलजुल कर रहे। ऐसी भावनाएं उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय और सामाजिक भावनाओं से उत्प्रेरित नाटकों एकांकियों की रचना इस युग में की गई। बात होती है किसके ऊपर, अब प्रभाव संपन्न, किसकी बात होती है, प्रभाव संपन्न एकांकियों की। तो प्रभाव संपन्न एकांकियों की बात करते हैं हम, तो कौन से एकांकियाँ आएंगी इसके अंतर्गत, जो अपने ऊपर क्या हो, प्रभाव छोड़े, क्या छोड़े, प्रभाव छोड़े। तो जो द्विवेदी युग था, कौन सा युग, द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में क्या है कि ऐसे एकांकियों की रचनाएं की गई जो क्या छोड़े, सीधे सीधे अपने ऊपर क्या होनी चाहिए, प्रभाव छोड़नी चाहिए या अपने को क्या करनी चाहिए, रचना प्रभावित करनी चाहिए। यानी अगर आपको कोई भी रचना हो या कोई भी एकांकी हो, नाटक हो, अगर वो आपको आपके ऊपर प्रभाव नहीं छोड़ेगा या आपको प्रभावित नहीं करेगा तो वो सफल होगा क्या, सफल होगी क्या वो रचना, नहीं होगी ना सफल। तो रचना की सफलता किसके ऊपर निर्भर करती है, उसकी प्रभाविकता के ऊपर है। या कि नहीं, रचना जितनी अधिक प्रभावी होगी या जितना उसका प्रभाव ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, लोगों में जागृति तुरंत आएगी, यानी लोग ज़्यादा जागृत होंगे, यानी ज़्यादा प्रभावी होंगे। अगर लोगों पर राष्ट्रीय और इन भावनाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो फिर वो क्या उनमें जागरूकता आ सकती है क्या, नहीं आ सकती। इसलिए उस युग में कौन से एकांकी रचे गए, प्रभाव संपन्न एकांकी। यानी एकांकियों का क्या होना चाहिए,
प्रभाव पड़ना चाहिए, यानी वो अपना प्रभाव क्या करे, पूरी तरह से छोड़े, यानी एकांकी प्रभावित होने चाहिए, यानी वो सभी को क्या करने चाहिए, प्रभावित करने चाहिए। अब बात होती है किसकी, तृतीय उत्थान। तो इन एकांकी के जो उद्भव और विकास है उसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका, तृतीय उत्थान का। किसका आता है, तृतीय उत्थान। अब तृतीय उत्थान की बात करें, में पाश्चात्य तकनीक पर आधारित, किसके आधार पर है, पाश्चात्य तकनीक पर आधारित। अब बात करें इसकी किसकी, तृतीय उत्थान की, तो पाश्चात्य यानी जो विदेशी है। कौन सी तकनीक हो गई, विदेशी तकनीक, यानी जो पाश्चात्य तकनीक होती है, यानी अंग्रेजों की तकनीक, यानी पाश्चात्य तकनीक यानी विदेश, यानी जो विदेशी तकनीक होती है उस पर आधारित। कहने का मतलब है जो तृतीय उत्थान है किसका, एकांकी का, तो उसमें किसको अपनाया गया, पाश्चात्य तकनीक को। तो कहने का मतलब है इसमें पाश्चात्य तकनीक को तो क्या किया गया, अपनाया गया, लेकिन किसके अकॉर्डिंग अपनाया गया, वो अपने भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत, यानी पाश्चात्य तकनीक से संबंधित एकांकीकार थे किसमें, तृतीय उत्थान में। यानी वो एकांकीकार कौन से थे, वो उन्होंने पाश्चात्य तकनीक को अपनाया था, लेकिन उसको किसके अकॉर्डिंग अपनाया था, भारतीय दृष्टिकोण के अंतर्गत, यानी पाश्चात्य तकनीक को भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग करके उन्होंने क्या की, फिर एकांकियों की रचना की। तो इसमें क्या होता है, तृतीय उत्थान के अंतर्गत पाश्चात्य तकनीक के आधार पर एकांकियों की रचना की गई, यानी जो भी एकांकी लिखे गए तो तकनीक तो कौन सी थी, पाश्चात्य, यानी पाश्चात्य तकनीक को तो अपनाया, लेकिन उसको किसके अकॉर्डिंग अपनाया, अपनी भारतीय तकनीक के, किसके, भारतीय, यानी जो भारतीय दृष्टिकोण का उसके अकॉर्डिंग, यानी दोनों का मेल करके तकनीक तो ये थी, लेकिन इसको भारतीयकरण कर दिया। क्या कर दिया, भारतीयकरण, यानी इस तकनीक को भारतीय दृष्टिकोण में समाहित करके फिर क्या की गई, रचना की गई, यानी इसको दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया, यानी पाश्चात्य तकनीक थी उसका क्या कर दिया, भारतीयकरण, यानी उसको भारतीय तकनीक के अंदर क्या करके मेल जोल करके फिर क्या की गई, रचनाओं के, एकांकियों की रचना की गई। यानी जो भी रचनाएं थी उनमें बहुत होगी किस प्रकार की होगी, हो तो भारतीय ही, लेकिन उसमें क्या होगा, थोड़ा सा प्रभाव किसका पड़ेगा, पाश्चात्य तकनीक का। यानी तृतीय जो उत्थान था एक एकांकी का, उसमें जो भी एकांकी लिखे गए वो पाश्चात्य धारणाओं के आधार पर लिखे गए, लेकिन उनका क्या किया गया, भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग भारतीयकरण किया गया। यानी जो भी भारतीयकरण था, या भारत में जो भी एकांकी रचे जा रहे थे उसी के अकॉर्डिंग रचनाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, पाश्चात्य तकनीक का। अब बात करते हैं किसकी, चतुर्थ, कौन सी, चतुर्थ उत्थान की। तो चौथा पॉइंट है आपके चतुर्थ उत्थान। अब इसकी बात करें तो सामाजिक संघर्ष हो गया एक, तो इसमें क्या हो गया, सामाजिक संघर्ष, और एक होता है राजनीतिक आंदोलन। अब बात करें सामाजिक संघर्ष की, यानी जो सामाजिक रूप से जो संघर्ष चल रहा था अपने समाज में, उसका वर्णन किस में किया गया, चतुर्थ उत्थान में। यानी जो हिंदी साहित्य का या हिंदी साहित्य की जो विधा है एकांकी, उसका उद्भव व विकास कैसे कैसे हुआ, कौन कौन से कालों से, कौन कौन से चरणों से गुजर के एकांकी आगे बढ़ता है, और धीरे धीरे कैसे धीरे धीरे उसका विकास होता गया। तो विकास होता गया, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उसका विकास होता गया, तो हम चौथे उत्थान तक पहुंचते हैं, तो वहाँ पे हम बात करते हैं सामाजिक संघर्ष की। तो जो चौथा उत्थान था एकांकी का, उसमें सामाजिक संघर्ष के बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया। यानी जो सामाजिक संघर्ष था, यानी समाज में जो तनावपूर्ण माहौल था, जो समाज में जो वाद विवाद चल रहे थे, उन टॉपिक या उन मुद्दों के आधार पर क्या की गई, एकांकियों की रचना की गई। यानी सामाजिक संघर्ष को एकांकियों के माध्यम से क्या किया गया, दर्शाया गया। तो एकांकी में जो सामाजिक संघर्ष थे, उस समय जो समाज में किस प्रकार का संघर्ष चल रहा था, लोगों में क्या संघर्ष चल रहा था, क्या क्या सामाजिक मुद्दे थे, या कौन से सामाजिक मुद्दों को लेकर संघर्ष था, जातिवाद को लेकर था, या रहन सहन को लेकर था, या खान पान को लेकर था, या काम करने को लेकर था। यानी समाज में कौन कौन सी कुरीतियाँ थी, जाति प्रथा हो, रूढ़ी प्रथा हो, या सती प्रथा हो, या कन्यावध हो, जो भी जितनी भी समस्याएं अपने सामाजिक रूप पर घटित होती है, उनका जो संघर्ष चल रहा था समाज में, उसी के अकॉर्डिंग क्या रचे गए, एकांकी रचे गए। कौन से उत्थान में, चतुर्थ उत्थान में।
बात करते हैं राजनीतिक आंदोलनों की। तो उस समय जो चतुर्थ उत्थान चल रहा था एकांकी का, कौन से आंदोलन चल रहे थे? राजनीतिक आंदोलन। जो अपने राजनीतिक आंदोलन है यानी जो राजनीति है उसमें जो भी आंदोलन चले वो किसके अकॉर्डिंग आते हैं? आपके चतुर्थ उत्थान के अकॉर्डिंग। तो इस चतुर्थ उत्थान में जो भी एकांकी रचे गए वो किसके अकॉर्डिंग आए थे? किसके अकॉर्डिंग भी आएंगे? राजनीतिक आंदोलनों के अकॉर्डिंग। यानी राजनीतिक जो संघर्ष था, जो राजनीति में जो आंदोलन चल रहे थे या जो राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी उसके अकॉर्डिंग या इस तथ्य को लेके ज़्यादातर एकांकी क्या किए गए? रचे गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो एकांकी था अपना उसका उद्भव व विकास, जो एकांकी था अपना उसका उद्भव व विकास कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। कौन कौन से? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, तृतीय उत्थान, चतुर्थ उत्थान। तो 4 उत्थानों में इसका क्या होता है? उद्भव व विकास होता है। अब बात करें आगे इनकी, जैसे कि भारतेंदु युग की, तो भारतेंदु युग में जो प्रमुख एकांकीकार थे वो मैंने बता ही दिए थे आपको। कौन कौन से थे? एक तो बालकृष्ण भट्ट हो गया। कौन सा हो गया था? एक बालकृष्ण भट्ट। एक था आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन सा था? प्रताप नारायण मिश्र। और एक आपके था कौन सा? लक्ष्मी नारायण लाल। तो ये किस में आ रहे थे? आपके इसमें आ रहे थे। तो कहने का मतलब है जो एकांकी था उसका उद्भव व विकास कितने चरणों में होता है? 4 चरणों में। कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में। पहला तो हो गया भारतेंदु युग, दूसरा हो गया द्विवेदी युग। जो द्विवेदी युग है आपके इसमें सामाजिक हो गया, राष्ट्रीय हो गई और प्रभाव संपन्न। एक तो सामाजिक, एक राष्ट्रीय भावना, एक प्रभावी यानी प्रभाविकता के ऊपर है। अब बात करिए इसकी, तो इसमें कौन कौन से एकांकीकार थे? आपके इसमें एकांकीकार हो गए आपके जयशंकर प्रसाद हो गया, प्रेमचंद हो गया, ये उग्रजी हो गए। तो प्रेमचंद हो गया और आपके जयशंकर प्रसाद, ये मुख्य रूप से किसके एकांकीकार थे? द्विवेदी युग के। अब बात करते हैं तृतीय उत्थान की। किसकी? तृतीय। तो तृतीय में पाश्चात्य तकनीक पर आधारित क्या हो गए? पाश्चात्य तकनीक पर आधारित एकांकियों की रचनाएं की गई। यानी जो पाश्चात्य दृष्टिकोण था उसको अपने क्या किया गया? भारतीय दृष्टिकोण में अपनाया गया। और भारतीय दृष्टिकोण जो अपना दृष्टिकोण है, जो एकांकियों का रचने का जो अपना तरीका, जो अपना खुद का दृष्टिकोण है, दोनों का क्या किया गया? मेल किया गया। यानी जो पाश्चात्य का दृष्टि तकनीक थी वो तो क्या थी? उसके ऊपर तो आधारित है, लेकिन जो उनका जो एकांकियों की रचना थी वो किसके अकॉर्डिंग की गई थी? भारतीय दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग की गई थी। उसमें किस थोड़ा सा प्रभाव किसका देखने को मिल रहा था अपने को? पाश्चात्य तकनीक का प्रभाव। और इसमें आप क्यों जाएंगे? कौन है? रामकुमार वर्मा। कौन आएगा इसमें? रामकुमार वर्मा हो गए, सिया रामशरण हो गया। बात करते हैं चतुर्थ उत्थान की। तो चतुर्थ उत्थान में सामाजिक संघर्ष, राजनीतिक आंदोलन, ये आएंगे किसमें? सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलन का किस में आएंगे? चतुर्थ उत्थान में। तो जो अपना एकांकी था उसका उद्भव व विकास कितने चरणों में हुआ? 4 चरणों में। कितने चरणों में? 4 चरणों में। तो पहला तो हो जाएगा आपके भारतेंदु युग, दूसरा हो जाएगा आपके द्विवेदी युग, और तीसरा हो जाएगा आपके तृतीय उत्थान, और चौथा हो जाएगा आपके कौन सा? चतुर्थ उत्थान। और इसमें देश प्रेम के बारे में आएगा और पारसी रंगमंच का प्रभाव पड़ेगा। इसमें सामाजिक व राष्ट्रीय व प्रभाव संपन्नता आएगी। और तृतीय उत्थान में पाश्चात्य तकनीक पर आधारित, जो पाश्चात्य तकनीक है उसके ऊपर आधारित होगी एकांकी, लेकिन उसका कौन सा दृष्टिकोण होगा? भारतीय दृष्टिकोण। और सामाजिक संघर्ष के अकॉर्डिंग कौन सा उत्थान आएगा? चतुर्थ उत्थान। और इसमें एक आएगा आपके राजनीतिक आंदोलन। अब बात होती है किसकी? विकास की। ये तो उद्भव हो गया कि उद्भव कितने प्रकार से हो गया आपके सामने? 4 प्रकार से। यानी 4 प्रकार से इसका क्या हो गया? एकांकी का उद्भव हो गया। अब धीरे धीरे विकास होगा एकांकी का। तो विकास कैसे कैसे होगा? धीरे धीरे जैसे भारतेंदु का आएगा तो उसमें जो भी एकांकी आपको देखने को मिलेंगे, तो जैसे देश प्रेम पे या पारसी रंगमंच पे जो भी एकांकी आए आपके, तो धीरे धीरे क्या होगा? उनका विकास होगा। जैसे मान लो कोई भी एकांकी आ गया आपके सामने, तो फर्स्ट बार जो भी एकांकी आएगा उसमें जो देश प्रेम की भावना होगी तो क्या कि उतनी प्रभावी आपको नहीं करेगी, यानी इतना प्रभाव वो नहीं छोड़ेगी। प्रभाव कैसे छोड़ेगी? धीरे धीरे आप जैसे और एकांकियों की रचना होती जाएगी तो उसमें क्या धीरे धीरे क्या आता जाएगा? सुधार आता जाएगा। तो जैसे ही सुधार आता जाएगा तो वो और अपने को क्या करती जाएगी? वो प्रभावी करती जाएगी। तो ऐसे धीरे धीरे उनका क्या प्रभाव बढ़ता जाएगा और वो क्या होती जाएगी? एक उसका विकास क्या होगा? फिर धीरे धीरे बढ़ता
जाएगा। तो एकांकी जो है उसका उद्भव जो विकास है, तो विकास कैसे होगा, धीरे धीरे, यानी उसमें जो भी कमियां होंगी उसमें क्या होगा, उसका सुधार होते जाएगा। जैसे मान लो को एक एकांक किया गया अब उसका जैसे मान लो प्रभाव देखा हमने, भाई इसका तो इतना प्रभाव पड़ रहा, अब जैसे आगे जो भी नेक्स्ट एकांक किया जाएगा उसका देखेंगे इसका इतना प्रभाव पड़ रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो विकास उसका या उसमें सुधार होता जाएगा और उसका धीरे धीरे विकास होता जाएगा और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा प्रभावी हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, उसका क्या होगा, प्रभाव बढ़ता जाएगा और उसका जो विकास है वो क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एकांकी थी उसका उद्भव व विकास कितने प्रकार से हुआ, अपने 4 कालों में होता है। चारों को आपको क्या करना है, ऐसे कैसे नोट करना है। तो इनको चारों को क्या कर लो आप, एक बार ऐसे कैसे नोट कर लो। अब आगे जो भी आपके जो एकांकी है वो एकांकी क्या हो गया, आपके समाप्त हो गया। अब एकांकी जो थी ना आपकी टॉपिक है वो तो क्या हो गया, अब समाप्त हो गया। अब जैसे ही नेक्स्ट क्लास में आपकी जो चर्चा होगी वो किसके ऊपर होगी, जो एकांकी है, तो एकांकी का क्या होगा, एक सामान्य सा परिचय हो गया कि एकांकी होता क्या है, इसका उद्भव व विकास कैसे हुआ और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी, नाटक से एकांकी का क्या संबंध था, नाटक और एकांकी में क्या अंतर है, एकांकी कितने प्रकार के थे, कौन कौन से क्षेत्र थे या कौन से क्षेत्र के आधार पर एकांकियों के कितने प्रकार थे, ये सारा सब कुछ किसके अकॉर्डिंग आ गए, एकांकी के सामान्य परिचय के अकॉर्डिंग। और इसके तत्व कौन कौन से थे, तो इन सब के अकॉर्डिंग क्या आ गए, आपके क्या हो गए, एकांकी के बारे में सामान्य सी जानकारी हो गई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी वो किसके बारे में होगी तो किसके बारे में, एकांकी के बारे में। लेकिन जो भी पर्टिकुलर जो आपके एकांकी वाली बुक है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो भी उसमें एकांकियाँ हैं आपके सामने उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। जो अपना ये ऑनलाइन क्लासेज का वो उसको आप क्या करो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।